देखिए देखिए, मैं इसको क्या बोलता हूं, एरोमाटिक वाली। देखिए बच्चों, जैसे ही कोई बोला एरोमेटिक, क्या बोला, इसका मतलब होता है बहुत स्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टेबल, देयर फॉर हाई हाई रेजोनेंस एनर्जी। मतलब हाई रेजोनेंस एनर्जी मतलब रेजोनेंस एनर्जी कैसा एनर्जी, रिलीज एनर्जी। इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर चुका है। सही है बच्चों। और दूसरा एंड, एंटी, और दूसरा कैसा है ना, दूसरा उसका एंटी हो, एंटी मतलब उल्टा। कुछ लोग इसको आंटी भी बोलता है, भाई ये आंटी नहीं है, क्या नाम है ये, एंटी, यानी कि आंटी एरोमेटिक, है ना, आंटी एरोमेटिक नहीं बल्कि एंटी एरोमेटिक। अच्छा देखो बेटा, एरोमेटिक का ये एंटी है, मतलब बोलो बोलो, मतलब टू, बोलो बोलो, टू अनस्टेबल। सही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पे काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत मजा देगा आपको। सही है। अगले 150-200 सेकंड तक आप मेरी बात सुनेंगे गौर से, और उसके बाद जीवन भर दुआएं देंगे। सही है। आप मुझे दुआ देंगे भी और आप अपने आप को भी खुश नसीब समझेंगे। तो आइए उस खुश नसीबी की बात शुरू करते हैं। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं। हाँ, पहला पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद जियो मेरे लाल। तो यहाँ भी हम लिखेंगे, सबसे पहले कौन वाला, जियो। दूसरा, उसके बाद, इतना बात तो समझ में आ गया ना मिश्रा, आए, 3 पॉइंट तो समझ में आ गया। पहला पॉइंट कि रिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक मतलब कैसा, रिंग वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ भी मतलब पहला पॉइंट दोनों कैसा, सेम है। बहुत जरूरी है ये जानना, यानी जो भी रिंग नहीं होगा, जो रिंग नहीं होगा, स्टेबल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्टेबल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सही है ना। जो रिंग नहीं होगा, रिंग सेरेमनी नहीं होगा तो रोमांटिक। लेकिन किसी किसी के रिंग के बावजूद भी उसके जीवन में आग लग जाता है। कैसा हो जाता है वो। तो जरूरी नहीं कि खाली रिंग जो हो स्टेबल ही बनाए, रिंग जो है हो सकता है अनस्टेबल भी बनाए। सही है ना। अरे देखते होंगे आप अपने आसपास, देखिए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, जिनकी जोड़ियों को देख के लगता है वाह भगवान ने बनाया, कितना अच्छा ट्यूनिंग है। कभी एक दूसरे में तू मैं नहीं होता है, किचकिच नहीं होता है। अद्दुकों को देख के ऐसा लगता है नहीं, और कुछ ऐसा जोड़ी होता है जिसको देख के लगता है कि बाप रे बाप, है ना, मतलब बहुत ही अनस्टेबल है। वहां भी तो असर उसी का है, किसका, और यहाँ भी असर है रिंग का। सही है। तो रिंग होने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि परफेक्ट ट्यूनिंग वाला है कि परफेक्ट एकदम मिसमैच्ड ट्यूनिंग है। नहीं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो देख के अपने अगल बगल चाचा चाची को, या हम जीवन में शादी नहीं करेंगे इसलिए रिंग के चक्कर में, ना ना बाबा ना, ये इतना डेली डेली काई काई सवेरे से लेकर शाम तक ना। लेकिन उसको नहीं पता है कि कुछ जोड़ियां ऐसी भी होती हैं जो रिंग के बाद कैसी हो जाती हैं। लेकिन कुछ जोड़ी ऐसा, मतलब रिंग पहला लक्षण पर्याप्त नहीं है तो दूसरे लक्षण पे आएंगे। सही है। अब सवाल उठता है सर जो रिंगे नहीं है वो नॉन एरोमेटिक, वो कैसा, जो नैसा वो बीच वाला, कैसा वो बीच वाला, सिंगल मतलब बीच वाला, अब बीच वाला मतलब सिंगल। हाँ, जो ऐसा नाइसा उसको कैसा बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक, यानी जो बिना रिंग वाला है। हाँ, अरे रिंग का इच्छा किसको नहीं होगा, जो बीच वाला है, नहीं समझे। बाकी सबको इच्छा होती है किस चीज की। हाँ, सुनना, रिंग रिंग रिंगा। दूसरा पॉइंट
कौन सा पॉइंट? दूसरा, रेजोनेंस होना चाहिए पूरे रिंग में। क्या होना चाहिए? रेजोनेंस, हाँ, रेजोनेंस इन एंटायर रिंग। रेजोनेंस कहाँ होना चाहिए? एंटायर मतलब बच्चा लोग, और रेजोनेंस का मतलब तुम समझते हो, रेजोनेंस मतलब पोजीशन चेंज किसका? पाई का, लोन पेयर का, चार्ज का। कोई दिक्कत बच्चा लोग? यहां भी रेजोनेंस होगा, यहां भी रेजोनेंस इन एंटायर रिंग। सुनिएगा बच्चों, बेटा इस रिंग के चक्कर में रेजोनेंस होता है कि नहीं? अरे इस रिंग के चक्कर में बहुत सारे चीजों का पोजीशन इधर से उधर होता है, यहां भी रिंग के चक्कर में, यानी दोनों पॉइंट जो है वो दोनों में मौजूद है। ये भ्रम पैदा करने वाला है। पहला और जो दूसरा है वो कैसा है? भ्रम पैदा करने वाला। इससे डिसाइड नहीं होगा। तो डिसाइड करने वाला कौन सा फैक्टर? तीसरा, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन वाला? तीसरा। तो हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कौन वाला पॉइंट? पहला दूसरा अगर नहीं फिट होगा, पहला दूसरा अगर नहीं फिट होगा तब तो गड़बड़े हो जाएगा। तो पहला दूसरा तो आप समझिएगा कि कोई रिंग के चक्कर में क्या हो जाता है? स्टेबल, और कोई उसी रिंग की वजह से कैसा हो जाता है? सही है ना? हाँ। दूसरा, रिंग के चक्कर में हो तो होगा ही, क्या होगा? यानी चेंज होगा पोजीशन। चेंज होगा कि नहीं होगा पोजीशन? अपने अपने घर गांव से रिश्तेदार नातेदार के साथ आया है तो पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं? काहे के लिए आया था? किसके चक्कर में? कि चाचा आज हम रिंग सेरेमनी है, आइएगा चाचा, आशीर्वाद देने आइएगा चाचा। तो इधर भी रेजोनेंस हुआ और इधर भी, कोई दिक्कत? लेकिन असली पॉइंट कहाँ पे है? तीसरा पॉइंट। अब खुद सोचो कि स्टेबल होने के लिए रेजोनेंस हो रहा है पूरे रिंग में हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है पूरे रिंग में हो रहा है, यानी अब मेन फैक्टर क्या होना चाहिए? तो मेन फैक्टर एक को दिखता है कि कई को इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझे नहीं समझे? कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी चीज में ना अंतर हो सकता है। बाद बाकी तो दोनों में क्या है? पूरे रिंग में, पूरे रिंग में रेजोनेंस, पूरे रिंग में है ना। यानी अब तीसरा जो फैक्टर वो क्या है? नंबर ऑफ, हाँ। और इसी को एक अक्लमंद आदमी थे, उनका नाम था हक्कल। क्या नाम था? उन्होंने नियम दिया, इसीलिए इस नियम का नाम दिया है कौन सा रूल? हकला मत बोल देना, सही है? कौन सा रूल? हकल्स रूल। जो बायो पढ़ेंगे तो उस बायो में एक चैप्टर है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी टर्म भी दिया हुआ है हकल का ही, सही है ना? पूरा नाम उसका अर्नेस्ट हकल। तो हकल रूल देखना। लेकिन हकल रूल जो है वो एक ही रिंग के लिए, क्या रिंग के लिए? एक ही रिंग के लिए। तीसरा पॉइंट पे दीजिए ध्यान, तीसरा पॉइंट पे, यानी हमको अब ध्यान कहां लगाना है? तीसरे पॉइंट पे देखिएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इन बोलो ना, इन एंटायर रिंग should be, number of resonating electron in entire ring should be 4n plus 2, 4n plus। अभी फिलहाल आप हकल रूल सीखिए, जब हकल रूल सीख जाइएगा तब मैं सिखाऊंगा अम्बरीश रूल। तब मैं क्या सिखाऊंगा? अम्बरीश रूल। अम्बरीश रूल है 4n plus minus 2। तो आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? बड़ा सीधा बात है, अगर इसमें कुछ नया नहीं होता तो हकल ने कहाँ कह दिया कि 4n plus minus 2? हकल ने क्या कहा? 4n plus 2। यानी कितना इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए पूरे रिंग में? अगर ऐसा हो रहा है तो कैसा हो जाएगा? सही है। और इसमें है, इसमें हाँ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटायर रिंग, in entire ring should be 4n। सुनिएगा बच्चों, बेटा इधर कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? इधर कितना? इधर कितना? कुछ फर्क है हाँ के ना? अगर सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि 4n plus
1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब कैसा, नाइसा नाइसा, अरे 4n+1 अगर पूछे तब नाइसा नाइसा मतलब कैसा, नॉन एरोमेटिक। ऐसा होने के लिए, ऐसा होने के लिए, सही है। अब आपके मन में आएगा यहाँ एन का मतलब क्या समझे, नहीं यहाँ एन का मतलब क्या समझे, तो लिखेंगे हेयर एन इज, हेयर एन कैन बी, हेयर एन हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7, लिखते चल जाए इसी हम, ऐसे हम लिखते रहे हैं। मतलब तुम समझ गया ना जी, अरे समझ गया ना कि जितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में, उसको बराबर 4n+2 करना है और वहां से n का वैल्यू निकालना है। अगर n का वैल्यू ऐसा आ गया मतलब ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है मतलब ऐसा, सिंपल। किसी बच्चा कोई बात समझ में नहीं आता है, खैर कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है वो भी समझेगा हम क्या बोल रहे हैं। मेरी बात अगर समझ में ना आए तो वो भी समझेगा। शर्त वही है कि घर जाके 2 4 5 10 20 रुपया का डेटा भरा के 10-20 बार वीडियो को क्या करिएगा, देख लेना है एकदम। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में, 2 बार में समझ में नहीं आएगा, 3 बार में। बचपन में हम लोग एक शायरी सुनते थे, कभी समझ में नहीं आता था, सही है ना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हम लोग सोचते थे साला क्या बोल रहा है, मुर्दा दिल खा के जिया करते हैं। मुर्दा दिल कैसे खाएगा आदमी, बचपन में समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे जब बड़ा हुए तो समझ में आने लगा कि मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो वही बात है, 10-20 बार 50 बार सुनने से, पढ़ने से क्या होता है, नहीं समझने वाला बात भी समझ में आने लगता है। हाँ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा और समझ में आ जाएगा। और यहाँ एन कैन बी, हेयर एन कैन बी। सो एक बात बताइएगा बेटा, वहां एन बराबर कहां से शुरू किया गया है। देखो हकल बेचारा जितना अकल था लगाया, हकल के पास जितना अकल था, नाम था हकल और था उसके पास थोड़ा सा अक्कल, इसीलिए लगाया, 0 1 2 किया। लेकिन यहाँ पे वो 0 गायब कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि n बराबर अगर 0 कर देंगे तो 4n बने, तो पूरे रिंग में 0 इलेक्ट्रॉन, तो मजा। तो यहाँ वो बोला कि नहीं नहीं, n बराबर जो है 1 से शुरू करेंगे हम। कहाँ से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो गलती से 1 से शुरू किया, लेकिन जो अम्बरीश रूल है उसमें n बराबर 1 से शुरू करना है। कहाँ से, अरे अभी हम नहीं बताए थे कि अभी तुम पढ़ रहे हो कौन सा रूल, अक्कल्स रूल। कौन सा रूल, अक्कल्स रूल। तो बाद में अम्बरीश अक्कल भी लगा, तो उसने कहा यहाँ भी शुरू करो 1 से, यहाँ भी शुरू करो, लेकिन क्या लगाओ, 4n प्लस करो चाहे माइनस करो, बात परिणाम। तो बेटा यहाँ n कैन भी क्या, यहाँ n क्या, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और रिजॉल्व करने वाले हैं। इसके नीचे हम 2-3 पॉइंट और लिखने वाले हैं। बेसिकली 2-3 पॉइंट नहीं है, इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। इफ n बराबर 0, इफ n बराबर 0 बोलना, देन 4n+2 बराबर, वैसे ही इफ n बराबर 1, देन 4n+2 बराबर। समझ में नहीं आ रहा है, क्या रहा है बच्चा लोग, आ रहा है तो जवाब कौन देगा, n बराबर 0 तो 4n+2 बराबर 2, जियो मेरा लाल। n बराबर 1 तो 4n+2 बराबर, अरे वाह, n बराबर 2 4n+2 बराबर, यानी पूरे रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, है ना। 2 जून 2010, 2 6 10, ऐसे ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अरे बोलिए ना। तो हम इसी को बोलते हैं याद रखने के लिए, जो बड़ी सीधा सा नियम है, इसको एक जगह से कोरिलेट करना। देखो S P D F फुल फील्ड के बराबर। ऐसा हम पढ़े हैं कि फुल फील्ड वाला कैसा होता है, मोर स्टेबल, नॉट स्टेबल बल्कि मोर स्टेबल। ऐसा नियम कहने वाला कौन, हुंस
नालायक, कहता है अम्बरीश सर। हुंड ने यही नियम कहा था। किसने कहा था? हुंड्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन झुंड में नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाएगा, पहले उसके बाद जोरावर लगेगा। सही है ना? यानी एकदम हुंड्स ये कहा था कि अगर 4 आदमी खाना खाने बैठा है, 4 आदमी खाना खाने, तो किसी को 2 रोटी दे दीजिएगा, किसी को 1 को नहीं, तो नहीं मार होगा। किसी को 2 किसी को 1 को नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए पहले सबको 1 गो। सही कि गलत? 1 गो दे दो, उसके बाद तुम भैया जकरा दूसरा दे दो, कोई दिक्कत? यही था हुंड का नियम। वैसे ही वहीं पे एक और रूल है, ऑफ बाउ रूल। कौन सा रूल? नहीं, कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसका एनर्जी ज्यादा होगा कि कम। सोचो ना, ज्यादा वाला में जाएगा तो स्टेबल होगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? उसके बाद उसमें जिसका एनर्जी, यही है ऑफ बाउ रूल। कौन सा रूल? और तीसरा रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली बोला कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस में 4 गो बात है। किसी का एड्रेस अगर आप पूछते हैं तो 4 गो बात होता है। उस आदमी का नाम, उसके बाप का नाम, उसके गांव का नाम, बोलो सही कि गलत? उसके जिला का नाम। बोलता है कोई भी 2 आदमी का 4 बात सेम नहीं होगा, कि गांवों का नाम सेम हो, बापों का नाम सेम हो, बेटों का नाम सेम हो, जिलों का सब कुछ सेम होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। एक घर के 2 भाई का भी अगर लेंगे, एक घर के अगर 2 भाई का भी लेंगे, तो उसके बाप का नाम सेम होगा, गांव का नाम सेम होगा, जिला, राजधानी, राज्य सब सेम होगा, वो आदमी का नाम नहीं। अगर चचेरा भाई का लेंगे, तो अगर चचेरा भाई का नाम सेम है, गुड्डू गुड्डू, तो उसके बाप का नाम अलग अलग। घर के बच्चा का नाम लेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। यही बात बोला था कौन? पॉली। पॉली बोला कि 4 बात सेम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। एक एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम, कम से कम 1 को अंतर होबे करेगा। होबे करेगा, होना नहीं चाहिए, होबे करेगा, एकदम फिक्स होना ही है। ऐसा कहा था किसने? पॉली ने कहा था कि 4 बात सेम, कुछ ना कुछ में अंतर रहेगा। चाहे लड़का का नाम सेम हो, चाहे लड़का का बाप का नाम सेम हो, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। अरे एड्रेस नहीं, कभी एड्रेस नहीं लिखे अपना क्या? तो एड्रेस लिखते हैं तो सबसे ऊपर लिखते हैं ना अपना नाम जी, उसके नीचे लिखते हैं ना केयर ऑफ। केयर ऑफ में बाबूजी का नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? गलती हो गया मालिक, इधरे समझिए तो ठीक रहेगा। हाँ, तो देखिए तो बच्चों, ये क्या आया? रिजल्ट क्या आया? ये 2 6 10 क्या है? 2 6 10 क्या है? क्या है? नंबर ऑफ, या इसी को कोई बोलता है कि पाई। यहां देखना, इफ n बराबर 1, इफ n बराबर, देन 4n बराबर, इफ n बराबर 2, देन 4n बराबर, इफ n बराबर 3, देन 4n बराबर। बताओ n इस पहला में कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौक 4 पचे। समझ गए? समझ गए कि चड़का का खोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुमने हुंड्स रूल में यही पढ़ा है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। क्या ये हाफ फील्ड है किसी का? फुल फील्ड तो नहीं है। अरे हाफ है क्या? फुल है क्या? इधर कैसा है? फुल, इधर। तो इसीलिए स्टेबिलिटी किसका ज्यादा? ये आपको याद करने के लिए कोरिलेट कर दिया, ऐसा नियम नहीं है। आप याद रख लें, एक चीज से दूसरे चीज को कोरिलेट कर लें, इसलिए ऐसा बोल दिए कि एस के बराबर है, पी के बराबर है, डी के बराबर है। काहे बोले ऐसा? ताकि आपको याद रह जाए, एसपीडीएफ पता रहता है बच्चों को। और इसीलिए वहां पे एगो नियम, 2 नियम भी डिस्कस कर लिए, ताकि वो भी याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। आई बोला हाफ फील्ड जैसा है क्या? तो हम एक चीज से किसी चीज से कोरिलेट कर लेते हैं तो याद रह जाता है। समझ गए ना बात? तो मकसद है कि ये भी हो जाए और इसके साथ साथ नहीं, पीछे का जो रूल है वो भी थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाए। तो बेटा यहां पे हम यही लिखने वाले हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉर एरोमेटिक, मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉर एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन फॉर। अब आप लिख लीजिए,
एकदम अच्छा से लिख लीजिए, दिख रहा है ना? टाइम हो गया, पढ़ने पे ध्यान नहीं है, टाइम हो गया। तो यहाँ काहे लाया है रे? हाँ, टाइम देखने के लिए आया है, इसीलिए आया है। मतलब पैसा देख के मेरा मुंह खाली देखने आता है? ये कोई गुस्सा गया है हो? ए हल्ला मत करो यार, बच्चा और गोसान यार लगा यहाँ। ये अशोक सर, बच्चा को संभाल लीजिए, न तो हम मार के नाक मुंह थूड़ देंगे। अशोक सर, बच्चा को संभाल लीजिए, न तो। पहला एग्जाम्पल सुनिएगा, इन सारे क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्या पता करना है? तो ऊपर ऊपर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? फाइंड क्या? ए ना आ, ए ना आ मतलब ए फॉर, ना फॉर, आ फॉर। व्हाट अबाउट फर्स्ट? रेजोनेंस हो रहा है ना? कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है? 2, हाँ के ना? तो पहला वाला कैसा होगा? पहला वाला कैसा? नॉन एरोमेटिक। पहले बताए थे रिंग रिंग रिंग, क्या बताए थे? रिंग कैसे भूल गए आप? क्या आपकी हसरतें मर चुकी हैं? क्या रिंग की हसरत नहीं है आपके अंदर? स्टेबल होने के लिए रिंग की जरूरत, लेकिन रिंग सिर्फ स्टेबल ही नहीं बल्कि, तो पहला कैसा? क्यों? रिंगे नहीं है। दूसरा, दूसरा एरोमेटिक ना? रेजोनेंस हुआ क्या? दूसरा कंडीशन क्या है एरोमेटिक होने के लिए? क्या होना चाहिए रिंग में? पूरे रिंग में रेजोनेंस, पूरे रिंग में। रज्जो के चक्कर में ही कोई स्टेबल होगा, कोई अनस्टेबल होगा। दोनों का कारण कौन है? रज्जो। कौन है?
क्या यहाँ रज्जो है? क्या यहाँ रज्जो है? तो जब रज्जो ही नहीं तो क्या स्टेबल होगा? कैसा होगा? रज्जो के बिना, रज्जो के बिना, रज्जो के बिना। ये वाला रज्जो है, रज्जो है। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ रज्जो है? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ के ना? पूरे रिंग में रज्जो नाच रही है, रज्जो का नाच चल रहा है पूरे रिंग में, पूरे रिंग में रज्जो घूम रही है, घूम रही है। तो इसीलिए कितने मूविंग इलेक्ट्रॉन 2, Me फॉर, इसीलिए बोलो बच्चा एरोमेटिक। चौथा, चौथा रज्जो है, रज्जो के साथ कौन कौन? पाई और नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, पाई मतलब कितने, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ रज्जो है? रज्जो घूम रही है कितने के साथ? पूरे रिंग का चक्कर मार रही है, हाँ के ना? इसीलिए ये कैसा होगा? मूविंग इलेक्ट्रॉन 4। इसीलिए कैसा होगा? बोलो बोलो। व्हाट अबाउट 5वां? रज्जो है, रज्जो है। क्या रज्जो पूरे रिंग में घूम रही है? क्या रज्जो पूरे रिंग में नाच रही है? नहीं नाच रही। मेरे को लगता है इधर से रज्जो नाचेगी, इधर से नाचने का चांस नहीं है। बोलो हाँ के ना? तो पूरे रिंग में रज्जो, पूरे रिंग में रज्जो नाचे ना। जब नाचे ना तो क्या होगा? ना, नाचे ना तो बोलो। पूरे रिंग में रज्जो है, कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो बोलो कितना? मूविंग इलेक्ट्रॉन 4। इसीलिए इसीलिए इसमें बता पूरे रिंग में रेजोनेंस इतना दूर तो अभी दिख ही रहा है, हाँ के ना? इतना दूर रेजोनेंस होता है कि नहीं? ये एग्जांपल मैंने खुद करके दिखाया है, और तुमको मैंने कहा था ये वाला करके दिखाओ। ये मैंने किया था, और ये मैंने कहा था ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तुमने किया कि नहीं किया भगवान जाने। अगर किया तो भगवान तुम्हारा भला करे, और नहीं तो भगवान तुम्हें भला करे। खैर बहरहाल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? रज्जो है, रज्जो घूम पूरे रिंग में, घूम घूम पूरे रिंग में घूम घूम कर, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन? तो मूविंग इलेक्ट्रॉन बराबर, इसीलिए एरोमेटिक, इसीलिए इसीलिए रज्जो के साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ घूमे रज्जो तो स्टेबल। बताओ इसमें, बताओ क्या रज्जो है? क्या रज्जो है? रज्जो है, पूरे रिंग में रज्जो ना है। रज्जो तो है लेकिन पूरे रिंग में घूमना है ना? ये बोलती, रज्जो तो बोलती है कि मुझे पूरे रिंग में घूमना है, लेकिन यहाँ घूमना मना है। देखो ना यार, इधर से रज्जो घूम सकती है क्या? तो रज्जो किधर से? रज्जो पूरे रिंग के जुगाड़ में तो है, लेकिन इसीलिए ये ना है। बोले कैसा है? ना है। समझ रहे हो ना? जैसे तुम सब कमी ना हो, वैसे ये भी ना है। यहां देखना, पूरे रिंग में रज्जो है, है कितना इलेक्ट्रॉन? रज्जो के साथ कौन? तो इधर से को 5 बोल रही है। कौन बोल रही है? 5 5 बोलने वाली बेटा कितना इलेक्ट्रॉन? इसीलिए कैसा है? एंटी एरोमेटिक के जैसा है। 11 में बोलो रज्जो है, रज्जो में कितने इलेक्ट्रॉन का साथ है? रज्जो के साथ कितने लोग घूम रहे हैं? 6। मतलब छक्का है, मतलब एरोमेटिक। सही है ना? ये वाला बताओ, रज्जो, रज्जो है कि ना है? बोलो ना, तुमको बोलना है कि ना है? है ना है? क्यों है? यहाँ बक्सा है, यहाँ खाली है कि ना है? है ना? अगर बक्सा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, ये कैसा हो जाएगा? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का घूमना है? ये क्या है? ये क्या है? ऑर्बिटल। बोलो बोलो, वैकेंट बनने
खाली, सोनाली, खाली, यहां भी है खाली। कुछ देर के बाद तुम लोगों के हाथ में रहेगा थाली। ये देखो, रज्जो है कि ना है? ना है, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है। ये इसको देखना है, मन की आंखों से इसको देखना है कि रज्जो है कि ना है। तो अब क्या कहता है आपका मन, आपके ज्ञान चक्षु क्या कहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा अक्सर ऐसा ही सवाल पूछा जाता है आपको, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल दे के थोड़े पूछेगा, यहाँ लोन पेयर दे के थोड़े पूछेगा। ऐसा नहीं पूछा, आपको खुद अपने ज्ञान चक्षु से देखना है। और आपको मैंने डे फर्स्ट को ही बताया था कि कॉन्वेक्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, कौन कितना बॉन्ड बनाता है। बोलो ना, ऐसा मैंने बताया है कि ना? तो पहले ही दिन बताए थे। और मैंने क्या बताया है इसका यूट्यूब प्रमाण है। ना तो मैं झूठ बोल के निकल सकता और ना ही तुम, क्योंकि हम तुम के बीच में है मैडॉक क्लासेस का यूट्यूब चैनल। इसमें क्या कहता है आप? अच्छा, इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन 4, इसीलिए एंटी एरोमेटिक। इसीलिए कैसा? इसीलिए आंटी के चक्कर में ना पढ़ना है, समझ रहे हो ना? एंटी एरोमेटिक ये वाला। क्या होगा? क्या होगा? रेजोनेंस। कहां से कहां? पूरे रिंग में है, हाँ के ना? आराम से सोचना है, आराम से सोचना है। ये पाई ऑल्टरनेट है, हाँ के ना? तो यहां तक रेजोनेंस, फिर पाई के बीच में क्या है? तो पूरे रिंग में तो रेजोनेंस है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन रिंग में जाता है कि रिंग से बाहर है? ये तो यहां तो प्लस आएगा, फिर ये भी इधर जाएगा, तो यहां भी क्या आएगा? रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना? 4। तो इसलिए कैसा? समझे नहीं समझे? कैसा होगा बच्चा लोग? बेटा इसके बारे में क्या कहना है? जल्दी जल्दी बोलना है। क्या यहाँ डब्बा खाली है? तो रेजोनेंस पूरे रिंग में होगा, सही है ना? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए पूरे रिंग में रेजोनेंस ढूंढना है। समझ में आ रहा है? तो कितना इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या नहीं आ रहा है? अरे तू ओकरा पर देखता कि हमरा पर रे? दोनों पे तू देखता है रे। साक्षात हम इतना गो हैं, हमार हथेली के बराबर फोन नहीं है, और तू ओकरा देखता है? नालायक। तुमको इधर देखना है, उधर देखना मना है। समझ रहा है मेरा क्या कहना है? नहीं तो फिर खोमचे में मिलना है। आइए आइए आइए, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज पाइरोल। दिस इज, कभी ऐसा होता है कि हम लोग इधर रहता है ऐसे लिखल था तो पाइरोल समझ जाते हैं, ऐसे हो जाता तो पता नहीं क्या है। बोलो बोलो, क्या है? समझ में आ रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कौन बोली? यहाँ लोन पेयर भी है। कितना इलेक्ट्रॉन? इसीलिए इसमें बताओ। Without this lone pair, how many electrons are resonating? And with this electron, तो बताओ इसका रेजोनेंस में जाना अच्छा है कि खराब? बिना इसके ये रिंग कैसा स्टेबल है? चचा जाके क्या करेंगे? नास। तो चचा को जाने देगा कि रोकेगा? सब चचा रुक जाइए प्लीज, आप जाइएगा तो कल्याण है। यहाँ अगर चचा नहीं जाएंगे तो, अरे बिना इसके अनस्टेबल, ये चल गया तो यहाँ पे चचा को लाना है, यहाँ पे लाना मना है। समझे नहीं समझे? आप खुद सोचिए ना, रिंग कैसा रहना चाहिए, स्टेबल की लेस स्टेबल? यहाँ पे स्टेबल होने के लिए इसको
रोकना है, बोलो ना। यहां पर स्टेबल करने के लिए लाना है। समझे नहीं समझे? रेजोनेंस में 2 क्लास और लेंगे। क्या क्लास और? अच्छा, आपके मन में लग रहा होगा रेजोनेंस तो यार खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत मजा देगा आपको ये। आगे का बहुत काम बहुत स्मूथ करेगा। नानक की पर 18 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। भाई साहब की कॉपी में 8 दिख रहा है। लोन पेयर कहाँ है इसमें भाई साहब? देखें 18 कौन है तुम्हारा, वहीं से दिखाओ, हम देख लेंगे। आंख कमजोर नहीं है। बीच में लगता है, नंबरिंग को उल्टा पुल्टा कर दिया। ये वाला कैसा होगा? कैसा होगा ये वाला? हाँ, ये होता है नॉन एरोमेटिक। जितना भी नंबर है आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों, सही है ना? वैसे ही एक और मैंने दिया था सवाल, ऐसा है। इसका क्या लिखे हैं आप? आए क्यों? कितना इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 8 10 का है नॉन एरोमेटिक भाई? ऐसा ही मन कहता है, तुम्हारा दिल कहता है क्या? ये तुम उम्मीद क्या करोगे? होता है ये भी नॉन एरोमेटिक, सही है ना?
ये दो बहुत फेमस एक्सेप्शंस हैं और कई बार पूछा गया एग्जाम में सवाल। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है ये अपना शेप बदल लेता है। ये अपना शेप क्या करता है, और ये शेप बदल के हो जाता है टब शेप। कैसा शेप? टब शेप। तुम्हारे मन में आएगा टब शेप हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका शेप कैसा हो गया? टब शेप। देखो ये टब शेप कहने का क्या मतलब, टब तो देख रहे हो ना जी, अरे कठौती देख रहे हो ना, कठौती क्या, नीचे का पेंदी, साइड का दीवार, टब। देखो रेजोनेंस करने के लिए जरूरी है, एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, उसके लिए जरूरी है कि पूरे रिंग में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस। तो पूरे रिंग में रेजोनेंस हो, इसके लिए जरूरी है कि पूरा रिंग एक ही प्लेन में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? अब सवाल उठेगा एक ही प्लेन में क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर एक ही प्लेन में रहेगा तो जो पी ऑर्बिटल होगा वो एक ही लाइन पे रहेगा। रेजोनेंस में जो पाई बनता है वो किसके बीच बनता है? पी और पी के बीच। किसके बीच पाई बनता है? पी और पी के बीच। तो अगर पी एक ही लाइन पे रहेगा तभी उसके बीच रेजोनेंस हो सकता है। अगर पी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर जाएगा तो रेजोनेंस, अरे पाई बनता है किसके बीच? पी और पी के बीच। अगर ऐसे टिल्ट कर जाएगा तो इसके बीच पाई बन पाएगा क्या? और यहाँ अगर प्लेने अलग हो जाए, कोई पाई इधर है कोई पाई इधर है, टब है तो उसका तीनों एक ही प्लेन में है क्या? टब एक ही प्लेन में है क्या? टब कैसा स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चरल? और रेजोनेंस किस में होता है? 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में। प्लेन बोल रहे हैं, लाइन थोड़े बोल रहे हैं। रेजोनेंस किस में होता है? कैसे मॉलिक्यूल में? 2 डायमेंशनल में। मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होना चाहिए ताकि उसका पी ऑर्बिटल एक ही लाइन पे रहे। सही है ना? तुमने पढ़ा होगा ना पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तुमने सुना होगा पी एक्स किधर होता है, पी वाई किधर होता है, पी जेड किधर होता है। तुमने सुना होगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऐसे होता है। सही है ना? यानी पी एक्स इधर की ओर है, पी वाई इधर की ओर है, और पी जेड जैसे हम लोग हैं। सही है? तो पी एक्स से पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? पी वाई वाला? नहीं, पी एक्स से पाई कौन बनाता है? पी एक्स वाला। और पी वाई से कौन बनाएगा? पी वाई वाला। और पी जेड से कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाना यानी पी ऑर्बिटल का गला मिलने की तरह है। तो गला मिलने के लिए जरूरी है कि दोनों का एक्सिस कैसा हो? सेम हो। एक आदमी इधर लेटा हो, एक आदमी इधर लेटा हो, दोनों गला मिल सकता है क्या? तो इससे गला मिलने के लिए क्या करना होगा? इसी एक्सिस पे आना होगा। इससे गला मिलने के लिए, और जो आदमी, जैसे आदमी जो खड़ा है तो उससे गला मिलने के लिए आपको भी उसके बगल में खड़ा होना होगा। हाँ के ना? तो रेजोनेंस होने के लिए जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए? एक लाइन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अगर एक लाइन पे नहीं, एक एक्सिस पे नहीं है तो उसके बीच रेजोनेंस, उसके बीच पाई का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो चूंकि ये वाला ये जो मॉलिक्यूल है कैसा हो जाता है? ये कैसा हो जाता है? ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो जैसे ही नॉन प्लेनर होगा तो रेजोनेंस जो है पूरे मॉलिक्यूल में नहीं हो पाएगा। अब तुम बोलोगे कि इसका शेप ऐसा क्यों हुआ, इसका शेप इसमें बदला क्यों? तो इसके पीछे का रीजन है कि ये रिंग बड़ा है। इस रिंग का साइज क्या है? ये रिंग छोटा साइज का नहीं है। जब 6 कार्बन से ज्यादा होने लगता है रिंग का साइज तो रिंग में स्ट्रेन आता है, रिंग ऐंठता है। सही है? रिंग में क्या हो जाता है? स्ट्रेन आता है। उसकी वजह से रिंग का जो पूरा एटम एक दूसरे से ऐंठ के दूर होना चाहता है। क्यों दूर होना चाहेगा कभी दूसरे बार बताएंगे, अभी नहीं समझा सकने की स्थिति में। यहां भी वही बात, ये जो हो गया नॉन प्लेनर, ये भी हो जाता है मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल में कैसा हो जाता है? तो बोलोगे कि नॉन प्लेनर ये क्यों हो गया? प्लेन चेंज होने के ढेर सारे कारण हैं। यहाँ पे एक दूसरा कारण है कि इसका हाइड्रोजन और इसका जो हाइड्रोजन है इसके बीच क्राउडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है इसके बीच? क्राउडिंग। क्राउडिंग क्या कहता है? स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक इनहिबिशन। एक ही चीज के 3 अलग अलग नाम हैं। क्या कहना चाहता है ये समझिएगा। इधर वाला ग्रुप अगर यहां तक आ रहा है और इधर वाला ग्रुप यहां तक आना चाह रहा है, मतलब ये जो बीच का इलाका यही क्राउडिंग को दिखाता है। सही है? पटना में जो आप जाते हैं ऑटो पे, कभी अगर गए होंगे तो आगे वाले सीट पे देखते हैं कि कैसे कैसे ड्राइवर बिठाता है।
सही है ना? अगर आप अपने ही घर के 4 लोग बैठ रहे हो, अपने ही घर के 4 लोग बैठ रहे हो पीछे वाले सीट पे, तो आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, हाँ के ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जितना जगह है उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वही क्राउडिंग है। तो क्राउडिंग में एडजस्ट करने के वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हाँ, तो यहाँ भी यही बात है, इधर का ग्रुप जहाँ तक आना चाह रहा है और इधर का, तो इसी के बीच क्राउडिंग हो जाता है। क्राउडिंग को एडजस्ट करने के लिए क्या हो जाता है, प्लेन चेंज हो जाता है। जब भी कहीं क्राउडिंग होगी, जब भी स्टेरिक क्राउडिंग होगी, तो एडजस्ट करने में प्लेन क्या हो जाता है, चेंज। और जैसे ही प्लेन चेंज हुआ, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि पी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा भी एडजस्ट करने में दाएं बाएं हुआ तो उसके बीच पाई का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसके बीच रेजोनेंस का डेवलपमेंट। तो चूंकि ये नॉन प्लेनर हो जाता है, इसी वजह से ये कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। तो ये दो बहुत एक्सेप्शन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए ये दो मैंने बता दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये बाजू में लिख लीजिए, आपने जो भी रिजल्ट लिखा है उसके बाजू में लिख लीजिए कि ये क्यों नॉन एरोमेटिक और ये क्यों नॉन एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है HOH, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है HOH, क्या बोलते हैं इसको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, सही है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो पहले आपको समझना होगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या। सुनिएगा, इस कंपाउंड को देखिए आप, और आप मुझे बताइए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, टोटल कितना सिग्मा, 1 2 3 4 5, पाई कितना, टोटल कितना बॉन्ड, पाई बॉन्ड को ही अनसेचुरेशन बोलते हैं, हाँ के ना? जो पाई बॉन्ड है उसी पाई के लिए दूसरा शब्द क्या है, और अनसेचुरेशन है मतलब कुछ जुड़ सकता है। कोई भी कंपाउंड अनसेचुरेटेड है मतलब उसमें कुछ जा सकता है। तो यहाँ हमको जोड़ना है क्या, बताइए क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन के जोड़ने को क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोजनेशन बोलेंगे क्या बच्चों? बेटा यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश की। अगर ऐसा ही हाइड्रोजन जोड़ना चाहिएगा तो बड़ा धीरे धीरे जुड़ेगा, तो उसको फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट डालते हैं। तो यहाँ जो कैटलिस्ट लेते हैं, हाँ, निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ भी हो सकता है। मैंने निकल लिया है, सही है ना, मैंने क्या लिया है, और बेसिकली जिस आदमी ने लिया था उसका नाम था रेनी। तो देखिएगा कहीं कहीं लिखा रहेगा रेनी निकल, क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं रानी निकल, सही है। तो ये रेनी निकल है, इसकी वजह से हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे बच्चों, अब यहाँ कितने हो गए, तो बताइए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, पाई कितना, टोटल बॉन्ड कितना, बोलो टोटल बॉन्ड कितना, 7। ये 7 का 7 कैसा, यहाँ टोटल बॉन्ड कितना था, यहाँ टोटल बॉन्ड कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ आया तो बॉन्ड बना, हाँ के ना? तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तुमने पढ़ा है जब बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन होता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी के रिलीज होने का कारण क्या है, पहले ये बताओ। यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसका कारण क्या है, बताओ। मुझे तो लगता है ये जो रिलीज हो रही है एनर्जी किस वजह से, इसीलिए इस रिलीज एनर्जी का नाम क्या दिया गया है, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा एनर्जी है, रिलीज की कंज्यूम्ड। तो अगर ये रिलीज एनर्जी है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, बोलो। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, बताओ। रिलीज एनर्जी, काहे को रिलीज, कब रिलीज होती है एनर्जी, जब हाइड्रोजनेशन होता है। किसका हाइड्रोजनेशन होता है,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो यही बात लिखेंगे कि जो HOH है ये क्या है, बताओ क्या है HOH? रिलीज एनर्जी, बोलो, है ना, रिलीज एनर्जी। कब रिलीज एनर्जी? कब? ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ unsaturated compound, during hydrogenation of unsaturated compound, है ना। HOH क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बच्चा लोग? रिलीज्ड एनर्जी। कब रिलीज्ड? जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं। किसकी हाइड्रोजनेशन? और चूंकि ये रिलीज्ड एनर्जी है इसीलिए स्टेबिलिटी को क्या करेगा ये? अगर अलग अलग कंपाउंड्स हैं तो जिसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सही है बच्चों? तो इसीलिए आप कह सकते हैं सिंस चूंकि HOH इज रिलीज्ड एनर्जी, HOH कैसा एनर्जी है? रिलीज्ड एनर्जी है, देयरफॉर HOH इज स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। चलो लिखो यहां तक, अपडेट करो। रिलीज्ड एनर्जी एक और था जिसको हम लोग बोलते थे रेजोनेंस एनर्जी, याद आया? यानी रेजोनेंस एनर्जी भी रिलीज्ड एनर्जी ही है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी रिलीज एनर्जी ही है। फिर बाद में हम लोग दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे पे क्या असर डालता है दोनों। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग HOH। सही है, क्या देखने वाले बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग HOH। HOH मतलब बच्चा लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कौन कौन फैक्टर इसको अफेक्ट करता है? सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहला फैक्टर क्या है? जितना पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही HOH ज्यादा होगा। HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है। अगर एक पाई है तो दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो पाई है तो दोनों जगह पे जुड़ेगा। तो जितना ज्यादा पाई होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ेगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सही कि गलत? दूसरा फैक्टर है अल्फा H। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चा लोग? नंबर ऑफ अल्फा H। तो अब हमको ये सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कि अल्फा H क्या है, कैसे पता करते हैं। सही है, अल्फा H क्या है, कैसे पता करते हैं, बताते हैं। इधर वाला मिटाएं, इधर वाला मिटा दें। तो तुमको सीखना पड़ेगा अल्फा H। सीखना, सुनना, अल्फा H किसको बोलते हैं? हाँ, to learn about alpha atom, alpha H, see following example. See following example carefully. गौर से देखिए एग्जाम्पल को। अल्फा H कैसे पता करते हैं, इसके लिए आपको ये एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। सुनेंगे आप? सुनना। इस बॉन्ड को हम कैसा, इस एटम को हम बोल सकते हैं कि पाई बॉन्डेड एटम है। बोलो, इसको हम बोल सकते हैं कि कैसा एटम है? पाई बॉन्डेड एटम है। सही है, तो हम इसके लिए लिख दिए यहाँ पे, बगल में लिख दिए कि ये पाई बॉन्डेड एटम है। कैसा एटम है बताओ?
पाई बॉन्डेड एटम। और इसके बाजू वाले को तुम इसको क्या बोल सकते हो? ये कैसा एटम है? ये कैसा एटम है बताओ? सिंगल बॉन्डेड है लेकिन जुड़ा हुआ है किससे? सिंगल बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है किससे? चूंकि अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं सीखा है। हाइब्रिडाइजेशन सुने हैं क्या? केमिकल बॉन्डिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन सुने हैं? पढ़े हैं? नहीं ना पढ़े, हमको पता है आप नहीं पढ़े हैं, बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं अभी। बेटा सुनना, जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कैसा होता है? अब तुम बोलोगे ये sp3 कैसे होगा, तो बस इसके बाद बॉन्डिंग पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बस ये चैप्टर निपटाने के बाद। सही है? अभी तत्काल आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, और जो डबल बॉन्डेड होता है उसका sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड का sp होता है। सही है? ये ऑर्गेनिक का ट्रिक है कि ऑर्गेनिक में मैंने बताया था कि हमको पढ़ना है किसके बारे में? बताओ बताओ, हमको किसके बारे में पढ़ना है? कौन X है। हाँ, और हाइब्रिडाइजेशन उसी का निकलता है जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? जो एक बॉन्ड बनाए कि एक से ज़्यादा? जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। एक बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाँ, अब आप बोलेंगे एक बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है? बड़ा सीधा सा जवाब है। हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत तब है जब कम से कम दो चीज़ मिक्स करे। मैंने बताया था आपको, जब रेजोनेंस हाइब्रिड की चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको बताया था बच्चों को, बेटा हाइब्रिड कब होता है? जब कितना चीज़ मिल रहा हो, दो चीज़ मिलाएंगे तब ना। तो अगर कोई एक ही बॉन्ड है तो उसमें दो बॉन्ड ही नहीं हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत तब होती है जब कम से कम कितना बॉन्ड हो। और आपको पता है कि एक से ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन बनाता है? एक से ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? तो हाइब्रिडाइजेशन भी कौन 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 का पढ़ना होगा? कौन का पढ़ना होगा। और कौन के हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये रेडीमेड ट्रिक है कि अगर सिंगल बॉन्डेड है कौन, अगर सिंगल बॉन्डेड है कौन कौन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर डबल बॉन्डेड है कौन, तो उसका sp2। अगर ट्रिपल बॉन्डेड है कौन कौन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp। सही है बच्चों? फिलहाल इतना ही बात। आगे हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो आप इन चीज़ों की बारीकियों को सीख लेंगे। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला एटम कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है और जुड़ा हुआ है किससे? डबल से जुड़ा हुआ है, लेकिन है कैसा? सिंगल बॉन्डेड। ऐसे ही एटम को बोला जाता है अल्फा एटम। क्या बोलते हैं इसको? यानी अल्फा किसको बोलते हैं? बोलो बोलो, जो हो कैसा? जो हो सिंगल बॉन्डेड। ये होता कैसा है? सिंगल बॉन्डेड। और इसी सिंगल बॉन्डेड को कोई बाजू में बोल सकता है कि ये होता है कैसा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो सिंगल बॉन्डेड होता है वो कैसा होता है बच्चा लोग? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड, अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड। और जो डबल बॉन्डेड होता है वो कैसा होता है? इसी यही बात ना बोल के इसीलिए इसको बोला जाता है दैट इज अल्फा एटम। एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों। बेटा अल्फा एटम किसको बोल रहे हैं? देखो, जो सिंगल बॉन्डेड हो लेकिन जुड़ा हो किससे? यानी sp3 हो, जुड़ा हो किससे? वो इतना बात ना बोल के उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज। यानी आप कह सकते हैं ये वाला कौन सा एटम हो गया? ये वाला भी कौन सा हो गया? अल्फा। किसको बोलते हैं? पाई के बगल वाले को। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। पाई बॉन्डेड एटम के ठीक बाजू वाले एटम को बोलते हैं कौन सा एटम? और यहीं पे जो H होगा, ये H बताओ किस पे है? अल्फा एटम पे। बोलो ना, ये एटम अल्फा, तो इस H का नाम अल्फा H। अल्फा H आप पहचान लीजिएगा, हाँ के ना? अल्फा H किसको बोलते हैं बताइए? बोलिए बोलिए, अल्फा H किसको बोलते हैं? जो अल्फा एटम पे, अल्फा एटम के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा एटम किसको बोलते हैं? जो पाई के बगल वाले एटम हो लेकिन हो कैसा? सिंगल बॉन्डेड। तो अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो। और अल्फा के H को क्या बोलेंगे? और अल्फा के बगल वाले को बोलते हैं बीटा एटम। कौन सा एटम? वैसे इधर भी अल्फा का बगल, तो इसको क्या बोलेंगे? वैसे बीटा के बगल वाले को गामा। सही है ना? उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं कौन सा फैक्टर?
कि HOH को पहला फैक्टर इफेक्ट कर चुका है पाई, दूसरा फैक्टर कौन सा है? अल्फा H। हाँ, अल्फा H क्या करता है सो सुनना। अल्फा H जो होता है वो रेजोनेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह? बेसिकली वो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस की तरह है, मतलब उसका वैल्यू रेजोनेंस से कम है। अरे जैसे बोलते हो कोहली की तरह खेलता है, तो क्या कोहली हो गया? वो सलमान खान की तरह दिखता है तो सलमान खान हो गया। की तरह का मतलब क्या हो गया? उससे कम वैल्यू वाला। तो अल्फा H रेजोनेंस की तरह है, मतलब रेजोनेंस से कम वैल्यू वाला है। तो अल्फा H क्या करेगा? स्टेबिलिटी को, अरे रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो अल्फा H भी क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सही है ना? अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी अल्फा H भी वही काम कर रहा है जो HOH करता है। HOH क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और अल्फा H भी रेजोनेंस की तरह है, मतलब ये भी क्या करेगा? एनर्जी। तो अगर ये पहले से एनर्जी कम कर देगा तो HOH के लिए एनर्जी कम करने का गुंजाइश कम बचेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ के ना? एक बार फिर से सुनिए। अल्फा H किसकी तरह काम करता है? तो रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलिटी को, एनर्जी को। तो अल्फा H भी स्टेबिलिटी को, एनर्जी को, ये एनर्जी घटाए हुए है। कौन एनर्जी घटाता है? और इसका भी यही काम है। किसका? HOH का। दोनों का एक ही काम है, स्टेबिलिटी को क्या करना? बढ़ाना, एनर्जी को। तो अगर ये पहले से एनर्जी घटाए हुए है तो इसका एनर्जी घटाने का चांस कम होगा। हाँ के ना? यानी अगर अल्फा H बढ़ेगा तो HOH, समझे नहीं समझे? आप यूं समझ लीजिए कि आपके घर में भी कोई आपको ऑर्गेनिक सिखाने वाला है, आपसे बड़ा वाला भाई है, आपसे बड़ी वाली बहन है, आपके चाचा हैं, कोई हो। तो अगर आप फाइनल मकसद आपका ये है कि आप इतना ऑर्गेनिक सीख लें कि जब एग्जाम देने जाएं तो उसका सवाल बने, तो अगर घर वाले ने आपको समझा रखा है, पहले से सिखा रखा है, तो मेरे सिखाने का चांस कम है। अरे अगर पहले से तुम कुछ सीखे हुए तो अब हमको कम में ना सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ही अपने घर में पहला बार मैट्रिक पास किए हो, थोड़ा ज्यादा कोई घर में तो पढ़ले नहीं है, समझ रहे हो ना बात? तब तो जो सिखाना है हम ही को सिखाना है। हाँ के ना? दोनों, चाहे घर वाला सिखा दे चाहे हम सिखा दें, दोनों का मेन मकसद क्या है? कि तुम्हारा नॉलेज वैसा कर देना है कि परीक्षा का काम चल जाए। सही है ना? तो अगर घर वाला ज्यादा सिखा दिया तो मेरे लिए सिखाने का चांस कम बचा, एंड वाइस वर्सा। घर में अगर तू ही सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल है तब तो जो सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल हो तो मेरे सामने आइए गया, तब तो जो सिखाना है हमरे सिखाना है। अरे ऐसा होता है ना जी? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में पहला मैट्रिक, पहला इंटर, पहला ग्रेजुएशन, नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, एंड वाइस वर्सा। कुछ बच्चा ऐसा होता है उसका माँ बाप ज़्यादा पढ़ल है, बेटवे जो है वो लोल निकल गया। सही है ना? तो ये सरस्वती और लक्ष्मी का आशीर्वाद है कि सरस्वती किसी एक घर में ही नहीं रहती है हमेशा, और लक्ष्मी जी भी एक के घर में नहीं रहती हैं, दोनों घूमते रहती हैं। सही है ना? तो दूसरा बात हम लिख सकते हैं कि अल्फा H का क्या असर पड़ेगा इस पे? अल्फा H क्या करेगा? एनर्जी को, स्टेबिलिटी को, और HOH भी एनर्जी को घटाता है, स्टेबिलिटी को। तो अगर ये ज्यादा कर देगा तो इसके लिए कम चांस। तो आप लिख सकते हैं कि HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? नंबर ऑफ, यानी ये ज्यादा तो ये कम तो ये ज्यादा तो ये कम तो। कोई दिक्कत? समझ में आया? मेरे बाबू को समझ में आया? लिख। चलिएगा, मैं लिखने वाला हूं रोल ऑफ अल्फा H। क्या लिख रहा हूं बच्चों? अल्फा H का क्या रोल है? लिखें कि रुक जाएं? बोलो बोलो, लिखें कि रुक जाएं?
लिखे तुम लोग। पाई के बगल वाले को बोलते हैं कौन सा एटम? अल्फा एटम। अल्फा के एच को बोलते हैं कौन सा एच? अल्फा एच। अब हम वही पढ़ रहे हैं कि रोल क्या है अल्फा एच का। क्या पढ़ने वाले हैं? किसका रोल? बात करें, बोल बोल बोल। अल्फा एच का रोल बता। अल्फा एच act as या act like resonance। किसकी तरह काम करता है ना? रेजोनेंस की तरह है, मतलब इसका वैल्यू रेजोनेंस से कम है। ये जिस इफेक्ट से, रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होना, यानी अल्फा एच का भी इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करता है। बेटा ये जिस इफेक्ट से अपना पोजीशन चेंज करता है उस इफेक्ट का नाम है एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? उस एच इफेक्ट का पूरा नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम है पूरा? यानी अल्फा एच एक्ट लाइक रेजोनेंस, है ना? एक्ट लाइक रेजोनेंस थ्रू, हाँ थ्रू। कोई कहेगा कैसे, तो यहां बाजू में लिख दिया थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। थ्रू कौन सा इफेक्ट? देखिए लंबा नाम है लेकिन आप इसको तोड़ के पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। कैसा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? एच इफेक्ट। सही है। देयरफॉर, सुनना, अगर ये काम करता है किसकी तरह बताओ ना? देयरफॉर अल्फा एच क्या करेगा? अल्फा एच डिक्रीज एज। क्या डिक्रीज एज? एनर्जी, है ना? सो अल्फा एच इंक्रीजेज किसको? स्टेबिलिटी। किसका स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ, वैसे ही ये डिक्रीजेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो अल्फा एच का बात समझ में आ गया कि अल्फा एच क्या करता है? क्या करता है अल्फा एच? मॉलिक्यूल के एनर्जी को घटाता है और मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सही है बच्चा लोग? आरएचएस मिटाएं, आरएचएस मिटाएं। चंदन दिख रहा है? ये दिख रहा है? क्या है?
ये भी दिख रहा होगा। चलिए सुनिए बच्चों, इसमें क्या करना है, क्या काउंट करना है। अब अच्छा, कोई ये आप खुद ब खुद अपने मन में पूछिए कि अल्फा एच काउंट करके हम क्या कर सकते हैं। इन तीनों का हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। सिर्फ स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं या कुछ और। एच भी पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? हमारा यहाँ मेन मकसद क्या पता करना है, एच और स्टेबिलिटी। सही है बच्चों। अल्फा किसको बोलते हैं? इसमें अल्फा एटम कौन वाला है? पाई के बगल वाला, पाई के बगल वाला। ये इसको क्या बोलोगे? इसको भी क्या बोलोगे? अल्फा। दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। इसके अलावा कोई और अल्फा? नो अल्फा। इसमें बताओ, पाई यहाँ, तो पाई के बगल, पाई के बगल, पाई के बगल और कोई अल्फा? इसमें बेटा पाई यहाँ पे है, इसके बगल अल्फा, पाई के बगल और कोई अल्फा। सही है बच्चों। तो अब हमको निकालना है अल्फा हाइड्रोजन। क्या निकालना है? क्यों निकाल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन? ताकि अगर एक बार अल्फा हाइड्रोजन पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा क्या क्या, स्टेबिलिटी भी पता चल जाएगा और एच भी। सही है। तो बताओ इसमें अल्फा कैगो, अल्फा एच कैगो, कैगो? दो यहाँ, दो यहाँ, 2 + 2। इसमें बच्चा लोग 2 + 3 + 1। यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? कोई दिक्कत? कार्बन के जितने बॉन्ड्स नजर नहीं आते वो सब के सब हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। सही है बच्चा लोग। इसमें अल्फा एच 2 + 1। कोई दिक्कत? तो जब अल्फा एच पता चल गया तो हम बता सकते हैं इन तीनों का। क्या क्या बता सकते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए स्टेबिलिटी क्या होगी इन तीनों की, क्या बोलेंगे आप? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? उसके बाद, उसके बाद और एच क्या होगा बच्चा लोग? एच इसके उल्टा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब उसकी एनर्जी, तो वहां से अब एच के लिए रास्ता कम बचा। जिसकी स्टेबिलिटी कम यानी उसका एनर्जी, तो वहां से नीचे लाने वाला फैक्टर एच। समझे नहीं समझे? तो एच विल बी रिवर्स ऑफ दिस। दूसरा, पहला, तीसरा। समझ में आया मिस्टर मिश्रा? हाँ बच्चे, कोई दिक्कत? वैसे इसमें पता करो। चल इसमें बता अल्फा एच, इसमें बता अल्फा एच, इसमें बता अल्फा एच। अल्फा एच कहेगो? अल्फा किसको बोलते? पाई के बगल वाला ये, पाई के बगल वाला ये, पाई के बगल वाला ये। कहेगो अल्फा एच? बोलो बोलो। 2 2 1। कितना? समझे नहीं समझे? इसमें बताओ, इसमें बताओ। ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा अल्फा कितना? सवाल उठता है ये वाला एक ही बार काउंट होगा कि 2 बार? हाइड्रोजन तो यही ना है, काउंट एक ही बार होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए भी जोड़ दिया इसके लिए भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। 8। इसमें अल्फा एच, पाई के बगल अल्फा, पाई के बगल अल्फा, पाई के बगल अल्फा, पाई के बगल अल्फा। अल्फा एच यहाँ पे कितना? अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी, क्या बोलेंगे आप? चलिए इसका हम नाम देते हैं, इस कंपाउंड का नाम ए बी, हाँ, और यहाँ डी। क्या नाम दिए हम सी नहीं दिए। सही है ना? तो बताइए बच्चों, अगर मैंने पूछा स्टेबिलिटी तो क्या बोलोगे तुम? है ना? तुम क्या बोलोगे? बी बराबर और ग्रेटर देन। गलत हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा ये? तो तुम्हारे दिमाग को लगा झटका। क्या लगा? पहली बात बच्चों कि बेटा इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं होगी, तो ये भी एक झटका है। तो तुम बोलोगे अल्फा एच तो बराबर है। तो जब अल्फा एच बराबर होता है
तब स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं ये फिर सीखेंगे बाद में। अभी फिलहाल इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इन दोनों से। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है। किससे? ए की ज़्यादा है किससे? डी और बी से। तुम बोलोगे ये वाला कैसे आप डिसाइड किए? तो ये वाला हम कैसे डिसाइड किए ये आप भी सीखिएगा, कुछ समय लगेगा, अभी सब्र करिए, सुनिएगा। अब आप कहेंगे ये क्यों ज़्यादा हो गया, अल्फा एच तो इसमें कम है। तो आप मुझे एक बात बताएं और गौर से देखकर बताएं, बेटा अल्फा एच रेजोनेंस की तरह है। अल्फा एच इसमें डायरेक्ट रेजोनेंस है, समझे नहीं समझे? इसमें इन पाई बॉन्ड्स के बीच क्या है? डायरेक्ट। क्या यहाँ रेजोनेंस है? क्या यहाँ रेजोनेंस है? क्या ये रेजोनेंस की तरह होने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, और इसकी स्टेबिलिटी का क्या कारण है? तो आप बताइए ज्यादा वैल्यू किसका दीजिएगा? रेजोनेंस का कि रेजोनेंस की तरह वाले का? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है कि नहीं। समझे नहीं समझे बच्चों? बेटा इसीलिए स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? ए की। और इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? तो इसके लिए ये पता करना होता है, हाँ, इसके लिए ये पता करना होता है कि किस में कार्बेनायन कैसा बना है। अब चूंकि कार्बेनायन अभी आप नहीं पढ़े तो उस पर अगर हम बोलेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी हमारे पास एक सहारा है, सुनिएगा क्या सहारा है। बेटा ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन के तरह रेजोनेंस की तरह इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको भी देगा कि इसको भी देगा? बोलो। अरे ये किसको देगा? दोनों को देगा, हाँ क्या ना? मतलब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन है? क्या इसमें क्रॉस जैसा सिचुएशन है? बोलो ना, इसका ये क्या क्रॉस जैसा है? तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? क्रॉस वाले का ज्यादा होगा। क्या किसका ज्यादा होगा? समझे नहीं समझे? अगर दोनों के अल्फा एच बराबर है तो फिर क्या सोचते हैं? अब जरा सा हम लोग कोरिलेट करना चाह रहे हैं किसके बीच? रेजोनेंस एनर्जी और एचओएच। दोनों का एक ही मकसद है। दोनों का क्या मकसद है? एनर्जी को कम करना, स्टेबिलिटी को बढ़ाना। तो हम जरा सा उन दोनों में एक रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। लिखना शुरू करें, बोलो हाँ के ना। देखना बच्चा लोग, ये पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ये? सही है। अब एक बात बताना, मान लो यहाँ पे एक कंपाउंड ऐसा है, तो जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? हाँ के ना? अभी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? बोलो ना। अब यहाँ पे कितना हो गया? तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? इसका कि इसका? इसका, यानी एनर्जी इसका ज्यादा। और एक और कंपाउंड ले लिया, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो गौर से देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बताओ। और देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बताओ। तो मतलब इससे हाइड्रोजन जुड़ने के बाद ये, और इससे जुड़ने के बाद कोई दिक्कत? तो तुम बोल सकते हो कि यहां से यहां जो है वो क्या है इसका? बताओ, यहां से यहां जो एनर्जी डिफरेंस है इसी को क्या बोलेंगे? एचओएच। मतलब अरे ये चेंज इन एनर्जी ड्यू टू हाइड्रोजिनेशन, इसलिए क्या लिखे? डेल्टा एच हाई। डेल्टा एच हाई फॉर, ये थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल? बोलो थ्योरेटिकल है ना, कि 2 डबल बॉन्ड है, इससे एक ये होगा, इससे ये होगा। एक डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजिनेट करने से 30 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी? 30 किलो कैलोरी। तो 2 डबल बॉन्ड है तो कितना होना चाहिए? ये थ्योरी है, हाँ क्या ना? लेकिन
क्या ये मॉलिक्यूल हकीकत में ऐसा ही रहेगा कि रेजोनेंस हो जाएगा इसके बीच? तो क्या ये मॉलिक्यूल हकीकत में ऐसा रहेगा क्या? मुझे तो लगता है कि ये मॉलिक्यूल हकीकत में ऐसा रहेगा। बोलो सही कि गलत? बोलो, यहां से यहां रेजोनेंस होगा, हाँ क्या ना? तो रेजोनेंस होगा तो उसको हम किससे दिखाएंगे? बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड से दिखाएंगे क्या? तो हकीकत में हाइड्रोजनेशन इसका होगा कि इसका होगा? ये मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ ना? ये आरएचएस है भाई। कौन 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 मॉलिक्यूल है ये? रियल मॉलिक्यूल कौन होता है? तो इसका हाइड्रोजनेशन होगा किसका? और यहां से यहां जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं आप? बोलिए बोलिए, क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं बताइए? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड आरएचएस, यस और नो? तो ये जो आया, ये क्या आया बताओ? डेल्टा एच हाई। ये कौन सा है? रियल। बोलना, कोई दिक्कत? तो बताओ, तो ये दोनों मिला के ना इसके बराबर है। तो अगर ये और ज्यादा होता तो ये और क्या होता? ये अगर और नीचे तक आता तो ये क्या हो जाता? ये अगर और ऊपर रह जाता तो ये, यानी दोनों को मिला के इसके बराबर है। इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो थ्योरेटिकल है उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा तो ये, तो इन दोनों में रिलेशन कैसा? इनवर्सली। एगो बढ़ेगा तो दूसरा। दुगो भाई है, दुगो भाई को अली बाबा वाला मिल गया खजाना। अली बाबा और 40 चोर, सुने थे कभी कहानी? नहीं, वो ऐसा था कि अली बाबा को एक खजाना मिल गया था। वहां जाता था, बोलता था खुल जा सिम सिम। सही है ना? तो अली बाबा वाला खजाना के पास चल गया, दुगो भाई, बोला खुल जा सिम सिम। सही है? और दोनों भाई मिला के 70-80 किलो सोना लाद लिया एगो बोड़ा में। कौची में? डायरेक्ट इसे सोना हाथ में लेके जा सकते हैं क्या आप रोड पे? इसलिए उसको कहाँ रखना पड़ेगा? बोरा में, झोला में कस लिया। कै किलो? 80 किलो। और जहाँ उसका घर है मान लीजिए है 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। एगो भाई अगर लाया 2 किलोमीटर के बाद, बोलो भाई आप हमारा सर न जाएगा, तो एगो भाई कम पहुंचाया तो अब ज्यादा दूर कौन पहुंचाएगा? अरे दोनों भाई मिला के रास्ते में छोड़ देगा क्या? तो एगो चला 2 किलोमीटर के बाद थक गया, छोटका भाई बोला भैया पहले हमरे ढोने दो भैया। तो 2 किलोमीटर के बाद बोला भैया आप बस, अब भैया अब तुम देखो ना, तो अपना सन्ना जाएगा भैया। तो पहला भाई कम काम किया तो दूसरा को, अगर पहले पहुंचा देता 8 किलोमीटर तो दूसरा को दोनों मिला के कहां पहुंचाना है? घर में। दोनों मिला के किसके बराबर करना है? हाँ के ना? अगर छोटका विवाह ज्यादा काम कर देगा तो बड़का के लिए, अगर छोटके कम करेगा तो बड़का के लिए। सही है ना? दुगो बहन मिलके गई धान रोपे। कहाँ गई दुगो बहन मिलके? अभी धान रोपने का सीजन है ना? अभी धान का रोपनी चल रहा है। तो एगो मान लो दोनों बहन मिलके एकदम सोची थी कि आज 1 बीघा रोप देना है। कितना रोप देना है? 1 बीघा। एगो बहन जो है 2-1 घंटा रोपने के बाद, 2 कट्ठा 4 कट्ठा के बाद बोली दीदी अब हमारा घुटना काम नहीं कर रहा है, अब हमारा कमर काम नहीं कर रहा है, हमारा भूख लग गल, हमारा चक्कर अभी था, अब रोपे लाओ तो रोप ना तो हम चल लिया। तो एगो बहन कम काम की तो ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा? क्योंकि सामने में जुल्मी जमींदार बैठा है। सामने में कौन बैठा है? जुल्मी जमींदार। अगर तुम दोनों आज 1 बीघा नहीं रोपी तो दोनों को पेड़ में बांध के गोली मार देंगे। सही है? तो दूसरी बहन क्या करेगी? अब पहली बहन तो 3 कट्ठा 4 कट्ठा में, दीदी अब हमारा कमर नहीं काम कर रहा है, तो दूसर की बहन ज्यादा काम करेगी। हाँ के ना? लेकिन अगर पहले बहन जो छोटकी थी, जो एकदम छटक छटक के चलती थी, अगर वही रोप दी 15-16 कट्ठा, तो बड़की के लिए तो दोनों मिला के किसके बराबर? अरे बोलना रे, दोनों मिला के 1 बीघा। बोलना, दोनों मिला के। अगर एक हो 10 कट्ठा से कम तो दूसरा को 10 कट्ठा से। सिंपल। हाँ के ना? लिख। कॉन्क्लूजन HOH। बोलना, कौन वाला? थ्योरेटिकल बराबर रेजोनेंस एनर्जी प्लस HOH। कौन वाला? रियल वाला। R फॉर बेटा, इसी रियल को कोई कह सकता है। ये डेली एक बार एससी वर्मा का याद दिलाता है।
रियल वाले को ही कोई बोल सकता है ऑब्जर्व्ड। क्या बोल सकता है इसी को? ऑब्जर्व्ड। या इसी को कोई बोलता है प्रैक्टिकल। क्या बोलता है इसी को? और इसी का क्या नाम है बच्चा लोग? थ्योरेटिकल। या इसी को कोई बोलेगा एक्सपेक्टेड। क्या बोलेगा? एक्सपेक्टेड। आप उम्मीद कर रहे हैं, यह आपके उम्मीदानुसार है और ये हकीकत अनुसार है। नहीं समझे क्या? यहां से लिख सकते हैं या HOH कौन वाला? T माइनस। देखना बचपन में ही तुमने पढ़ा होगा, बराबर के इधर वाला इधर से इधर जब होता है तो साइन, गुना वाला भागा, भागा वाला गुना, जोर वाला घटाओ, घटाओ वाला पढ़ा होगा ना जी। तब डायग्राम उठा के राइट से लेफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेफ्ट राइट हॉले। हाँ तो माइनस हो जाएगा कौची बराबर। बोलो ना कौची? HOH रियल। हाँ के ना? तो ये तो फिक्स है वैल्यू। ये वैल्यू क्या है? तो यहां से ही ज्यादा घटाएंगे तो ही, कम घटाएंगे तो ही सिंपल। हाँ के ना? इसीलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर। क्या कह सकते हैं? हाँ इसीलिए आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? बोलो ना। HOH कौन वाला? थ्योरेटिकल वाला नहीं रे, थ्योरेटिकल वाला नहीं रे, रियल वाला। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ही, घटेगा तो बढ़ेगा तो, वाह बेटा, घटेगा तो बढ़ेगा तो, सही है ना? वही बात है, 1 बीघा मिला के 2 बहन। तो अगर एक बहन के हिस्से में 12 कट्ठा तो दूसरे बहन के हिस्से में काहेला? धान रोपने के लिए। काहेला? अच्छा 2 भाई मिलके कोई काम करता है, घर में कोई फंक्शन हो तो सब लोग बराबर करते हैं क्या? कोई आदमी ज़्यादा करता है, कोई आदमी, लेकिन कुल मिला के तो काम निपटाना है। तो इसके बीच रिलेशन निकल गया क्या? किसके बीच? और ये HOH कौन वाला? रियल वाला कि थ्योरेटिकल वाला? जो रियल है उसी पे ना सोचेंगे क्या? जैसे बताओ, जैसे देखना है बेंजीन रिंग में कै को डबल बॉन्ड है बताओ। तुम उम्मीद कितना करते हो कितना इसका HOH होना चाहिए? अभी बताए थे, 1 की वजह से 30, 3 की वजह से, अरे एक डबल बॉन्ड की वजह से 30 किलो कैलोरी, तो 2 की वजह से 60, 3 की वजह से, लेकिन हकीकत में इसका 90 होगा, कम होगा। क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस है नहीं, रेजोनेंस का सबसे बेस्ट फॉर्म एरोमेटिसिटी। बोलो ना इसमें क्या है? तो मतलब समझ रहे हो, रेजोनेंस है नहीं बल्कि रेजोनेंस का एकदम चरमोत्कर्ष है। यानी इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो कितना होगा? 90 से बहुत कम। जितना कम होगा वो किसकी वजह से? बोलो बोलो किसकी वजह से? तो ये जितना बढ़ता जाएगा ये उतना, या ये अगर घटता जाएगा तो ये, ऐसे संबंध को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? आज के लिए इतना ही। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, दिल की गहराइयों से आप सबका आभार है ना। ईश्वर आपको हाइड्रेटेड रखे।